नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2024 की रणभूमि का परिणाम। जनता ने जो दिया उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया, इस पर बहुमत नहीं दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। बीजेपी की कुल सीटें 240। अगर बीजेपी 20 सीटें कम और ला देता तो शायद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेती। बीजेपी अगर 210 220 के अंदर सिमट जाता तो इंडिया गठबंधन का सरकार बन सकता था। लेकिन इस बार जनता ने जो परिणाम सामने दिया, जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे लगा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका जनता ने दे दिया। नरेंद्र मोदी के पार्टी को 400 सीटें ना देके नरेंद्र मोदी के पार्टी को 240 सीटें दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो छवि शायद कमजोर पड़ गई। इस बार नरेंद्र मोदी के जो आलोचना है सबसे पहले आरएसएस की तरफ से शुरू हुई। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को घमंडी तक बता दिया। आरएसएस ने कई ऐसे आरोप लगाए जो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन इस समय बीजेपी का एक टारगेट चल रहा है, बीजेपी का एक लक्ष्य है मिशन 280। 280 सीटों तक बीजेपी कैसे पहुंचेगा थोड़ा समझिए, थोड़ा गणित को समझिए, थोड़ा राजनीति के पहलुओं को समझिए कि बीजेपी 280 का लक्ष्य को पूर्ण करना चाहती है। 280 का टारगेट कैसे पूरा होगा? तो 280 के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाया। वो रणनीति यह है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल से लेकर जो इंडिया गठबंधन के दल है उसके सांसदों को तोड़ेगा। पहले भी इन टॉक पर मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूँ कि अमित शाह का जो टारगेट है 280, अमित शाह 280 सीटों तक पहुंचना चाहते। अमित शाह किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में 280 सीटों तक पहुंचना चाहते। 280 सीटों तक अगर अमित शाह पहुंचना चाहते, इस समय आप एनडीए के सीटों की संख्या देख लीजिए स्क्रीन पर। टोटल 293 सीटें एनडीए का है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है 240 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर नायडू हैं और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं। चौथे नंबर पर शिवसेना है और पांचवें नंबर पर जेएसपी है। छठे नंबर पर आरएलडी है। सातवें नंबर पर जेडीएस है। ये तीन पार्टी जो जेएसपी, आरएलडी और जेडीएस है, इन तीनों पार्टियों की सीटों की संख्या 2। अब बीजेपी का प्लान क्या है? बीजेपी का सबसे बड़ा जो प्लान है वो चिराग पासवान से जुड़ता है। चिराग पासवान वो व्यक्ति है जो कि हाल में चिराग पासवान ने बीजेपी के नीतियों का खूब आलोचना किया। सरकार के कई नीतियों का आलोचना खुलकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बंद दरवाजे में कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जो आलोचना करते हैं तो वो जो आलोचना करते हैं वो खुलकर करते हैं, मीडिया में आकर आलोचना करते हैं। चिराग पासवान ने भारत बंद का भी सपोर्ट किया था। चिराग पासवान के इन कदमों से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खुद को आश्वसित महसूस करे। तो बीजेपी का जो बड़ा प्लान है कि चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा जाए। इससे पहले भी चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तय कर लिया कि चिराग पासवान को एक बार फिर से सबक सिखाया जाएगा। इससे पहले बीजेपी और नीतीश कुमार ने साथ मिलकर चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा था। तो एक बार फिर से बीजेपी का प्लान है कि चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ा जाए, चिराग पासवान के राजनीतिक दल को तोड़ा जाए। इसके लिए जो प्लान है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी को 4 सांसदों की जरूरत। पासवान के पार्टी को बहुत जल्द बीजेपी तोड़ने जा रही है। मतलब ऑपरेशन लोटस की जो शुरुआत है बीजेपी वो अपने घर से कर रही है, एनडीए में ही कर रही है। बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस के जरिए पहला टारगेट है वो चिराग पासवान के पार्टी लोजपा रामविलास को तोड़ने की तैयारी बीजेपी कर लिया है। लोजपा रामविलास को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा इसका रणनीति बीजेपी ने तय कर लिया है। मतलब लोजपा रामविलास के 4 सांसदों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करवाएगा। बीजेपी अपनी पार्टी में, यानी बीजेपी का स्कोर जो 240 पर है वो 244 पर, यानी बीजेपी का स्कोर जो इस समय 240 पर है वो आगे 244 पर पहुंच जाएगा। यही बीजेपी का प्लान नहीं रुकता है। दूसरा प्लान शिवसेना से ऊपर गुजरता है। शिंदे वही है जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, शिंदे वही है जो उद्धव ठाकरे को धोखा देकर कहीं ना कहीं शिवसेना भी ले लिया। सिंबल भी नरेंद्र मोदी जी ने शिंदे को दिला दिया। लेकिन अब कहानी है कि शिंदे के पार्टी को तोड़ा जाए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके परिस्थिति के बाद ये लग रहा है कि एनडीए वहां नहीं जीत सकता है। जब एनडीए नहीं जीत सकता है तो इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को शिंदे की क्या जरूरत है? तो शिंदे के पार्टी को तोड़ा जाएगा। शिंदे के 7 सांसदों को नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं। और 7 सांसदों के आ जाने के बाद स्कोर बोर्ड जो अभी तक 244 का था वो कितने पर पहुंच जाता है? 251 पर। तीसरा जो बड़ा टारगेट है वो तीसरा टारगेट
जेडीयू है, यानी नीतीश कुमार का पार्टी जेडीयू। नीतीश कुमार के 12 सांसदों को तोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है और इन 12 में से 11 सांसदों को बीजेपी तोड़ सकता है। 11 नहीं तो कम से कम 8 सांसदों को तो बीजेपी तोड़ ही लेगा, ललन सिंह के जरिए, संजय झा के जरिए। और जैसे ही नीतीश कुमार के इन सांसदों को तोड़ा जाएगा तो बीजेपी का स्कोर, जो कि हमारे पास अपडेट है कि 11 सांसद नीतीश कुमार के टूट सकता है और 11 सांसद के टूटने के बाद बीजेपी का स्कोर हो जाता है 262 हो जाने से यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती है। आरएलडी, जेडीएस और जेएसपी, इन तीनों दलों को भी बीजेपी तोड़ने की तैयारी कर लिया है। जेडीएस को भी बीजेपी तोड़ेगा, आरएलडी को भी बीजेपी तोड़ेगा और जेएसपी को भी बीजेपी तोड़ेगा। टोटल मिला दे तो जो आंकड़ा हो जाती है 270 तक बीजेपी पहुंच जाती है। जेएसपी की जब हम बात करें तो जेएसपी के जो पार्टी के प्रमुख रहे हैं पवन खेरा, उनकी तारीफ नरेंद्र मोदी खुलकर करते हैं। ऐसी खबरें है कि जेएसपी को बीजेपी में विलय करवा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक सीएम फेस में मिल जाएगा, एक चेहरा भी मिल जाएगा जो नायडू को कहीं ना कहीं हटा सकता है। नायडू के रास्ता को कहीं ना कहीं नायडू के जवाब में एक लोकल चेहरा, एक मजबूत चेहरा आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है। तो जेएसपी को बीजेपी तोड़ेगा नहीं बल्कि जेएसपी का विलय करवाएगा और जेएसपी के जो नेता है पवन खेरा, उन्हें बीजेपी अपने में शामिल कर सकता है। और बीजेपी शामिल ही नहीं करेगा बल्कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं। वर्तमान में भी वो डिप्टी सीएम है। लेकिन साथ ही आपको ये बताते चले कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के भी 10 से 12 सांसदों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। अगर 10 सांसदों को ही बीजेपी तोड़ लेता है तो स्कोर बोर्ड 280 तक पहुंच जाएगा। जब स्कोर बोर्ड 280 तक पहुंच जाएगा तो बीजेपी ये इस बात को कहीं ना कहीं, बीजेपी का जो असली लक्ष्य है कि पहले 280 तक पहुंचा जाए, उसके बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन के दलों को भी तोड़ने का तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन की जो प्रमुख दल जिसे बीजेपी निशाने पर ले सकता है, सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में सपा है, यानी समाजवादी पार्टी को बीजेपी तोड़ सकता है। बीजेपी का जो दूसरा टारगेट है इस समय, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी का दूसरा टारगेट महाराष्ट्र से होकर गुजरता है उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा जाए। पहले तो उत्तर प्रदेश में सपा यानी अखिलेश यादव को पार्टी को तोड़ने की तैयारी चल रही है और अखिलेश यादव के राज्य में उत्तर प्रदेश में इस समय ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। मैं ये बता देता हूँ, झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस एक्टिव था, लेकिन झारखंड में बीजेपी को कोई बड़ा सफलता नहीं मिलने वाला था और बीजेपी चाहती भी नहीं थी कि झारखंड में इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार गिरा दे। और दूसरी वजह थी कि जो झारखंड के जिस नेता ने बीजेपी में आने की बात कह रहे थे, झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस एक्टिव था। चंपई सोरेन बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन आखिरी पलों में चंपई सोरेन का बीजेपी में आना कैंसिल हो गया। बीजेपी के अंदर जो आदिवासी नेता थे वो चंपई सोरेन को नहीं लाना चाहते थे। हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन रहे और हेमंत सोरेन ने ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी में आकर सीधे अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे थे। वो कह रहे थे हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। मैंने पिछला एक बार वीडियो भी बनाया था झारखंड के, उस वीडियो में मैंने कहा था, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि झारखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा चंपई सोरेन को नहीं बनाएगा और वही हुआ। बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। बीजेपी ने कह दिया कि आपको हम केंद्रीय कैबिनेट में मौका दे सकते हैं लेकिन आपको हम मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे। इसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में नहीं आए और कई आदिवासी नेता जो बीजेपी के अंदर आदिवासी चेहरे थे वो भी चंपई सोरेन के लेने के पक्ष में नहीं थे। इस वजह से चंपई सोरेन को नहीं लिया गया। लेकिन चंपई सोरेन तो बीजेपी में नहीं आए, लेकिन झारखंड में ऑपरेशन लोटस जो एक्टिव था वो अभी भी एक्टिव है। अभी भी कई हेमंत सोरेन के करीबी नेता आ सकते हैं बीजेपी में, लेकिन वो बीजेपी पर निर्भर करता है बीजेपी लेगा या नहीं। लेकिन ऐसी खबरें कई सांसद भी बीजेपी के कॉन्टेक्ट में झारखंड में, यही कहानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अखिलेश यादव के कई करीबी नेता और वर्तमान में जीते कई सांसद बीजेपी के कॉन्टेक्ट में हैं और हो सकता है कि वहां पर भी एक बड़ा खेल देखने को मिल सके। अब हम महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी को भी तोड़ दिया, महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को भी तोड़ दिया। दोनों को तोड़ने के बाद भी बीजेपी को लोकसभा में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला। ऐसी भी कई खबरें थी कि अगर बीजेपी इन दोनों पार्टियों को नहीं तोड़ता तो शायद बीजेपी की स्थिति बेहतर होता। अगर बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ ही दिया तो एनसीपी को नहीं तोड़ना था, क्योंकि अजीत पवार का आना बीजेपी के लिए नुकसान कर गया। क्योंकि बीजेपी का ही नेता, बीजेपी के जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, वो कहते थे कि अजीत पवार को जेल में डालेंगे, अजीत पवार को चक्की पिसाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ, अजीत पवार को गले लगा लिया, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। अजीत पवार का खुद का कोई वोट बैंक नहीं था। अजीत पवार जो भी थे वो शरद पवार के दम पर थे, अपने चाचा के दम पे थे।
और इस बात को बीजेपी नहीं समझ सकी कि अजीत पवार का अपना कोई जनाधार नहीं है, अपना कोई वोट बैंक नहीं है, आप उस अजीत पवार पर दांव क्यों खेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर उस अजीत पवार पर बीजेपी ने दांव क्यों खेला जिसका खुद का कोई जनाधार नहीं है। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर दांव खेलकर बीजेपी ने गलती कर दिया, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता है, वो तो कहते थे अजीत पवार को वो जेल में चक्की पिसाई, लेकिन अजीत पवार को वो डिप्टी सीएम बना के रखे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई कि ये जो करप्शन के आरोप लगाते हैं, करप्शन के चार्जेस ओपोजिशन के लीडर पर लगाते हैं, अगर वो ओपोजिशन का लीडर बीजेपी में शामिल हो जाता तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन से वो साफ हो जाता। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जो बीजेपी में आता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी दाग क्यों ना हो, वो दाग समाप्त हो जाता है। तो यही स्थिति महाराष्ट्र के जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण रहा। बीजेपी का अगर लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या घटी तो इसका बड़ा कारण यही है कि बीजेपी ओपोजिशन के नेताओं पर जो आप कह सकते हैं कि करप्शन के चार्जेस को लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के कारण ये तस्वीर देखने को मिलती है, बीजेपी के कारण ही ये बातें देखने को मिलती है। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं और भी राज्यों के बारे में बताते हैं कहाँ का ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। दक्षिण के कुछ राज्यों में ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। तेलंगाना और कर्नाटक ये दो ऐसे राज्य है दक्षिण के जहाँ पर ऑपरेशन लोटस एक्टिव। ऑपरेशन लोटस एक्टिव होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक से आपको कोई भी ऐसी खबरें मिल सकती है। कर्नाटक में कई कांग्रेस नेता जो है वो बीजेपी के कॉन्टैक्ट है। यही तरह की स्थिति तेलंगाना में है और तेलंगाना में भी कई नेता बीजेपी के कॉन्टैक्ट में है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऑपरेशन लोटस का जो खेल है, पहला खेल को पैसों से विधायक या सांसदों को खरीदा जा रहा है, लेकिन दूसरा खेल में ईडी और सीबीआई का अहम लोड। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पर अमीर नेता ही ज्यादातर पार्टियों में है, क्यों कहीं कि महाराष्ट्र में राजनीति करना है तो आपको पैसे वाला होना जरूरी है। महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर ये है कि महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई का खेल हो सकता है और ईडी सीबीआई के खेल के जरिए कई आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद और शरद पवार के गुट के सांसद, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के सांसद बीजेपी का दामन साध सकता है, उस परिस्थिति के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी अगर एक तमाम परिस्थितियों में बीजेपी सफल हो जाती है, बीजेपी के सारे राज्यों में ऑपरेशन लोटस सफल हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे लगाते थे, बीजेपी का स्कोर वोट 350 से कम नहीं होने वाला। अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और नायडू के बैसाखियों पर नहीं रहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ये तय कर चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस के जरिए इन पार्टियों को तोड़ा जाएगा। चिराग पासवान पहले नंबर पर हैं। चिराग अकेले नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ही सरकार के नीतियों का आलोचना कर रहे हैं, खुलकर मीडिया के सामने आके कर रहे हैं। भारत बंद का भी चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे थे। चिराग पासवान के पार्टी को आने वाले कुछ ही समय में टूटते हुए आप देखेंगे। चिराग की पार्टी एक बार फिर से टूट जाएगा। यही कहानी आप कह सकते हैं कि बाकी पार्टियों के साथ होगा। नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते थे चिराग पासवान, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी कई राजनीतिक दलों को तोड़ा जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़ा जाएगा। आगे चलकर बीजेपी 300 सीटों तक तो पहुंच जाएगा। 280 बीजेपी का टारगेट, तो 280 तक भी बीजेपी पहुंच जाता है तो बीजेपी आसानी से आप कह सकते हैं कोई भी कानून पास करवा सकता है। उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए साथियों, क्योंकि सियासत का ये खेल अभी बाकी है और सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इंतजार करिए, क्योंकि भारत की राजनीति में अभी एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भारत के सियासत में अभी एक बड़ा खेल होने वाला है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।